स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे डिज़ीज़ के ट्रांसमिशन की। क्या तरीका है, कैसे डिज़ीज़ ट्रांसमिट होती है, इसको हम कहते हैं डायनामिक्स ऑफ डिज़ीज़ ट्रांसमिशन। नहीं, कोई भी बीमारी एक से दूसरे में कैसे फैलती है, चाहे ह्यूमन टू ह्यूमन हो, इंसान से इंसान को, या इंसान से जानवर, या जानवर से इंसान। यानी कि एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक जाने के लिए किसी बीमारी को कौन से रास्ते तय करने पड़ते हैं और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे वो डिज़ीज़ ट्रांसमिट हो सके या नहीं हो सके। तो ट्रांसमिशन के लिए जो तीन बेसिक चीज़ें हैं वो हैं, सबसे पहला रिजर्वॉयर, कि जो पैथोजन है या जो डिज़ीज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट हैं उसके एक रिजर्वॉयर मौजूद होना चाहिए, उसका एक ज़ख़ीरा मौजूद होना चाहिए जिससे वो बीमारी को ट्रांसमिट करने के लिए अवेलेबल हो सके। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर है वो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, कि वो जो पैथोजन है वो किस रूट के थ्रू होस्ट के अंदर जाएगा। और तीसरी चीज़ है वो ससेप्टिबल होस्ट, कि जिस होस्ट को वो बीमारी होनी है वो मौजूद है या नहीं है। तो किसी भी बीमारी के ट्रांसमिशन के लिए ये तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला है पैथोजन का रिजर्वॉयर, जहाँ पर वो उसका ख़जाना है या उसका गोडाउन है, या रिजर्वॉयर जहाँ पर मौजूद है वहाँ उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा वो है रास्ता, रूट ऑफ ट्रांसमिशन, किस रास्ते से वो बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है या होगी। और तीसरा जो इसमें रिक्विजिट है, जो ज़रूरी चीज़ है, वो है होस्ट, ससेप्टेबल होस्ट, यानी कि वो चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो एनिमल हो या बर्ड हो, कोई भी होस्ट जिसके अंदर वो बीमारी होनी है वो मौजूद होना चाहिए, उसके अंदर इस्तेदाद होनी चाहिए किसी बीमारी को एक्सेप्ट करने की। अब उसको हम वन बाय वन इसको हम क्लियर करते हैं कि रिजर्वॉयर क्या है। तो रिजर्वॉयर हम किसे कहते हैं, किसी बीमारी का रिजर्वॉयर जो होता है वो उस चीज़ को कहते हैं हम रिजर्वॉयर, जिसके अंदर वो पैथोजन या डिज़ीज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट रह सके, सरवाइव कर सके, मल्टीप्लाई कर सके अपने आप को, और डेवलप कर सके वहाँ पर। तो जिस भी चीज़ के अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद होंगी उस पैथोजन के लिए, उसको हम उसका रिजर्वॉयर कहते हैं। चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल हो या बर्ड, कोई भी हो जिसके अंदर वो रह सकता है, सरवाइव कर सकता है और मल्टीप्लाई कर सकता है और अपने आप को डेवलप कर सकता है, ताकि डिज़ीज़ बीमारी पैदा करने के लिए तैयार हो सके। तो वो तमाम चीज़ें जिसके अंदर उसको मिल जाती हैं वो उसका रिजर्वॉयर कहलाता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ आती है रिजर्वॉयर के अलावा, वो रिजर्वॉयर जो होगा वो या तो होगा होमोलोगस रिजर्वॉयर जिसको हम कहते हैं, और या होगा हेट्रोलोगस। होमोलोगस रिजर्वॉयर का क्या मतलब है कि जब बीमारी का रिजर्वॉयर सेम स्पीशीज़ का हो, यानी कि रिजर्वॉयर अगर ह्यूमन है तो वो बीमारी ह्यूमन के अंदर ही, इंसान के अंदर ही ट्रांसफ़र हो सकती हो, तो हम उसको होमोलोगस रिजर्वॉयर कहते हैं। यानी कि रिजर्वॉयर और जिस में होस्ट के अंदर वो बीमारी जानी है, ट्रांसफ़र होनी है, वो होस्ट भी, दोनों की स्पीशीज़ अगर सेम है तो उसको, उस तरह के रिजर्वायर को हम होमोलोगस रिजर्वायर कहते हैं। और इसके बरक्स, इसके अपोजिट अगर हम देखें कि अगर रिजर्वायर और होस्ट दोनों की स्पीशीज़ अगर अलग अलग हो, यानी कि जिसके अंदर वो बीमारी ट्रांसफ़र होनी है, पैथोजन ट्रांसफ़र होना है, अगर उन दोनों की स्पीशीज़ अलग अलग है तो उसको हम हेट्रोलोगस रिजर्वायर कहते हैं। होमोलोगस रिजर्वायर यानी कि सेम हो होस्ट भी और रिजर्वायर दोनों एक ही स्पीशीज़ के हों, और हेट्रोलोगस रिजर्वायर दोनों अलग अलग स्पीशीज़ हों। हेट्रोलोगस का अगर हम एग्ज़ाम्पल देखना चाहें तो इसका रेबीज़ इसका एग्ज़ाम्पल हो सकता है। जैसे रेबीज़ जो है वो डॉग्स से इंसानों में ट्रांसफ़र करता है, कुत्ते से इंसान में रेबीज़ जो है वो ट्रांसफ़र होती है। और होमोलोगस अगर रिजर्वायर देखें हम तो वो इन्फ्लुएंज़ा जो होता है उसको हम ले सकते हैं कि वो इन्फ्लुएंज़ा जो बीमारी ट्रांसफ़र होती है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ही होती है। तो उसका जो रिजर्वायर है और जो उसका होस्ट है वो दोनों एक ही स्पीशीज़, उसको हम होमोलोगस रिजर्वायर कहते हैं। अब जैसे हमने बात की थी कि जो रिजर्वायर वो ह्यूमन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है और बर्ड्स भी हो सकते हैं, या सॉइल भी हो सकती है। तो ह्यूमन रिजर्वायर जो है वो कौन कौन हो सकता है? सबसे पहली चीज़ तो ह्यूमन रिजर्वायर दो तरह के हो सकते हैं, या तो केस या कैरियर। अब इसका मतलब क्या है? केस का मतलब क्या है कि किसी भी बीमारी का
केस हम उसको कहते हैं जिसके अंदर उस बीमारी के साइन और सिम्टम्स ज़ाहिर हो गए हों। किसी बीमारी के किसी इंसान के अंदर अगर साइन सिम्टम ज़ाहिर हो जाए तो उस बीमारी का हम उसको केस कहते हैं। तो साइन सिम्टम आने के बाद जब किसी भी बीमारी का कोई केस होता है, उस टाइम पर अगर वो बीमारी ट्रांसफ़र करता है तो उसको हम केस रिजर्वायर कहते हैं। और ये जो केस रिजर्वायर होगा ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं। इसको हम एक को कहते हैं प्राइमरी केस, यानी किसी भी बीमारी का जो पहला केस है उसको हम प्राइमरी केस कहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये प्राइमरी केस ट्रेस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, कि जो सबसे पहला केस वो हमें मिल जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि इनिशियली जो कोरोना वायरस की जो प्राइमरी केस था वो पता ही नहीं था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है चाइना में वो प्राइमरी केस जो है वो मिल गया है, एक लेडीज़ को बता रहे हैं। लेकिन कितनी सच है ये बात पता नहीं, लेकिन प्राइमरी केस वो होता है जो सबसे पहले जिसके अंदर ये बीमारी हुई होती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम प्राइमरी केस को ट्रेस कर पाएँ, फाइंड आउट कर पाएँ। दूसरा जो केस होता है वो होता है इंडेक्स केस। इंडेक्स केस कौन सा होता है? किसी भी बीमारी का जो पहला केस हमें दिखता है, जो ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम इंडेक्स केस कहते हैं। अब इसमें एक जो बारीक पॉइंट वो ये है कि प्राइमरी केस ही इंडेक्स केस हो, ये पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि हमेशा इंडेक्स केस प्राइमरी केस ही होगी। क्योंकि प्राइमरी केस ज़रूरी नहीं कि वो मिल जाए, लेकिन ये हो सकता है कि जो हमें पहला केस है वो पहले ही बार में ही हमें नज़र आ जाए तो उसको हम इंडेक्स केस भी कह सकते हैं। लेकिन ये अक्सर बहुत रेयर होता है कि हम इंडेक्स केस वही हो जो प्राइमरी केस हो। तो प्राइमरी केस मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन इंडेक्स केस हम उसी को कहेंगे जो हमें सबसे पहले दिखा है। तो इंडेक्स केस दिखता ही दिखता है, जो सबसे पहला केस हमें उस बीमारी का दिखे उसको हम कहते हैं इंडेक्स केस। और इसके बाद तीसरा जो केस होता है वो होता है सेकेंडरी केस। पहला हो गया हमारा प्राइमरी केस, दूसरा हो गया इंडेक्स केस और तीसरा हो गया सेकेंडरी केस। तो सेकेंडरी केस हम उसको कहते हैं जो प्राइमरी केस के कांटेक्ट में आने की वजह से उसको हम सेकेंडरी केस कहते हैं। तो प्राइमरी केस के कांटेक्ट में जो आया पहली बार उसको हम सेकेंडरी केस कहेंगे। और इंडेक्स केस हमने बता दिया, इंडेक्स केस वो होगा जो पहली बार हमारी या इन्वेस्टिगेटर की नज़र में आता है, उसको हम इंडेक्स केस कहते हैं। इसके बाद केस के अलावा जो ह्यूमन रिजर्वायर का दूसरा टाइप है वो है कैरियर। ह्यूमन रिजर्वायर का पहला केस जो है वो है केस, पहला जो टाइप है वो केस है, और दूसरा है कैरियर। कैरियर मैं पहले बता चुका हूँ, कैरियर वो होता है जिसके अंदर बीमारी के साइन और सिम्टम जाहिर नहीं होते, लेकिन उसके अंदर बीमारी मौजूद होती है और वो बीमारी को ट्रांसफ़र कर सकता है, उसको हम कैरियर रिजर्वायर कहते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एड्स इसका एक एग्जांपल है, हेपेटाइटिस बी इसका एक एग्जांपल है, गोनोरिया इसका एक एग्जांपल है, और टाइफॉइड इसका एक एग्जांपल है। तो ये तमाम के तमाम जो हैं ये ह्यूमन रिजर्वायर की टाइप है। तो पहला इसमें ह्यूमन रिजर्वायर में जो हो सकता है वो किसी बीमारी का केस, और दूसरा जो हो सकता है वो किसी भी बीमारी का कैरियर। कैरियर के जहाँ तक ताल्लुक़ है रिजर्वायर होने का, ये एक इसका बहुत क्लासिकल एग्जांपल है टाइफॉइड के केस में। टाइफॉइड मैरी जो है एक लेडी थी जो खाना बनाने का काम करती थी, कुक का काम करती थी अलग अलग घरों के अंदर। तो उसकी वो अनहाइजीनिक कंडीशन होने की वजह से, बहुत ज़्यादा हाइजीनिक कंडीशन वो मेंटेन नहीं करती थी, तो वो खुद कैरियर हो गई थी टाइफॉइड की, और उसने तकरीबन 1250 लोगों को उससे बीमार किया, और उसमें से तकरीबन 25 लोग की डेथ हुई। तो इसको हम टाइफॉइड मैरी के नाम से जानते हैं कि वो लेडी जो कुक थी जिसने इस बीमारी का कैरियर की तरह काम किया और बहुत सारे लोगों को, तकरीबन 1250 लोगों को बीमार किया और 25 डेथ की सबब बनी, जिसको हम कहते हैं कैरियर स्टेट की हालत में वो इस बीमारी के रिजर्वायर थी। तीसरा जो केस इसके अंदर आता है वो है एनिमल रिजर्वायर। एनिमल रिजर्वायर में वो बीमारियां जो जूनोटिक डिजीज़ होती हैं, यानी कि जानवर के अंदर जो बीमारी मौजूद रहती है और उसके रिजर्वायर होते हैं, जिनको हम जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं, उनको हम एनिमल रिजर्वायर उसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं। इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं कैटल, यानी गाय वगैरह। तो बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस की ये जो है रिजर्वायर होती हैं। इसका दूध जो होता है वो ट्यूबरक्लोसिस क्रिएट करता है, उसमें ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है वो इसके अंदर मौजूद होता है कैटल के अंदर। डॉग्स हम एग्जांपल है उसका, रेबीज़ के जो कैरियर होते ही हैं। पिग्स जो हैं इसके वो जैपनीज़ एनसेफेलाइटिस के लिए होते हैं, और रोडेंट्स यानी कि जैसे चूहे वगैरह जो हैं ये प्लेग के लिए
रिजर्वायर की तरह काम करते हैं, ये एनिमल रिजर्वायर का एग्जाम्पल है। और सॉइल रिजर्वायर के लिए हम दो तरह के मतलब केसेस हैं इसके, दो तरह के, जिसमें एंथ्रेक्स और टेटनस। ये जो है टेटनस का जो बैक्टीरिया होता है वो सॉइल के अंदर मौजूद होता है और अपने आप को एनकैप्सुलेट कर लेता है, एक तरह की स्पोर्स फॉर्मेशन कर लेता है और वो सॉइल के अंदर मौजूद रहता है और इधर से उधर ट्रांसफ़र हो सकता है। और ये जो सॉइल होती है, इसलिए ये टाइफाइड के लिए एक तरह का रिजर्वायर का काम करती है। तो और इसी तरह एंथ्रेक्स जो बीमारी है, एंथ्रेक्स जो फीवर है, वो भी बैक्टीरियल डिजीज़ है और सॉइल रिजर्वायर ही इसका रिजर्वायर है और ये सॉइल में रहती है और इससे बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो हमने ह्यूमन रिजर्वायर की बात कर ली, हमने एनिमल रिजर्वायर की बात कर ली और हमने सॉइल रिजर्वायर की बात कर ली। तो रिजर्वायर जिसके अंदर बीमारी रह सकती है, पैथोजन रह सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है और डेवलप कर सकता है ताकि वो डिजीज़ को ट्रांसमिट करने के काबिल बन सके। तो वो तीन तरह के हो सकते हैं, ह्यूमन या एनिमल या सॉइल। अब जो दूसरा पार्ट है इसका डिजीज़ ट्रांसमिशन का, वह रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो रूट ऑफ ट्रांसमिशन का जहाँ तक ताल्लुक है, वो दो ही तरह का रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है कि बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाने के लिए दो तरह के ट्रांसमिशन ही यूज़ हो सकते हैं। पहला इसमें है डायरेक्ट ट्रांसमिशन और दूसरा है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन का क्या मतलब है कि कांटेक्ट के ज़रिए से, स्किन टू स्किन कांटेक्ट या फिजिकल कांटेक्ट की वजह से जो ट्रांसमिशन होता है इसको हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन कहते हैं, और जो किसी व्हीकल या किसी वेक्टर के थ्रू होता है उसको इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कहते हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक है डायरेक्ट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन का, ये 5 तरह के होते हैं। इसमें है नंबर 1 डायरेक्ट कांटेक्ट। स्किन टू स्किन कांटेक्ट में आ जाए कोई चीज़ तो उसको हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन कहते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट के ट्रांसमिशन की वजह से। तो इसका एग्जांपल है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, एड्स वगैरह जैसे का एग्जांपल है, और लेप्रोसिस का एग्जांपल है, यानी कि डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आने की वजह से जो डिजीज़ ट्रांसमिशन होती है, तो उसको डायरेक्ट ट्रांसमिशन का फर्स्ट पार्ट है। दूसरा जो इसका टाइप है वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में भी क्या होता है, किसी रूट की ज़रूरत नहीं होती, बात करने से, छींकने से, खांसने से कुछ तरह की जो पैथोजन होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में या थूक के ज़रिए से ड्रॉपलेट्स बनते हैं और डायरेक्ट वो बात करते वक्त ट्रांसमिट हो सकते हैं, किसी भी मीडियम की इसको ज़रूरत नहीं है। तो ये दूसरा पार्ट है डायरेक्ट ट्रांसमिशन का, जिसको हम कहते हैं ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जो तीसरा पार्ट है सब कॉन्टैक्ट विद कंटामिनेटेड सॉइल, ये भी डायरेक्ट ट्रांसमिशन का पार्ट है। सॉइल के अंदर जैसे मैंने बताया एंथ्रेक्स और टाइफाइड के बैक्टीरिया मौजूद हैं, जैसे आप उसके कांटेक्ट में आएंगे स्किन एब्रेजन या ज़ख्मों की वजह से, तो वो उसके थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं डायरेक्टली। तो ये जो तीसरा है वो कांटेक्ट विद कंटेमिनेटेड सॉइल। चौथा जो इसमें है कांटेक्ट विद एनिमल। एनिमल के कांटेक्ट में हम डायरेक्ट आ जाएँ तो वो बीमारियाँ जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकती हैं उसको ईजिली हो जाएंगी स्किन इनोकुलेशन के ज़रिए से या दूसरे तरीक़ों के ज़रिए से, यानी कि ज़ख़म वगैरह कोई हुआ तो उसके कांटेक्ट में आने की वजह से वो ट्रांसमिट हो जाएगी। तीसरा है ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन। इसका मतलब क्या है, इसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन भी कहते हैं, यानी कि माँ से बच्चे को, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को जब कोई बीमारी ट्रांसमिट होती है माँ से बच्चे को, ऑफ स्प्रिंग को, तो उसको हम कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन या ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप अक्सर इसमें जो सुनेंगे वो टॉर्च डिजीज़ सुनेंगे या टॉर्च एजेंट सुनेंगे। टॉर्च एजेंट का क्या मतलब TORCH, TO से टॉक्सोप्लाज्मोसिस, और R से इसमें है रूबेला, C से है इसमें साइटोमेगलोवायरस और H से है हर्पीज़। इसके अलावा और बहुत से इसके एग्जांपल्स हैं। सिफिलिस का एग्जांपल है जो माँ से बच्चों को भी ट्रांसमिट हो जाती हैं। तो डायरेक्ट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन जो हैं वो 5 हैं, जैसे मैंने बताया। एक तो है कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए, दूसरा है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, तीसरा है कांटेक्ट विद कंटामिनेटेड सॉइल, चौथा है कांटेक्ट विद एनिमल, और पांचवा है ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन या वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात हो गई। जो इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो भी 5 तरह के होते हैं। इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी कितने तरह के हैं, वो हैं 5 तरह के। उसमें पहला है व्हीकल रूट। किसी व्हीकल के ज़रिए से, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन ज़राए के ज़रिए से, जैसे दूध के ज़रिए से या पानी के ज़रिए से या फूड के ज़रिए से, कोई व्हीकल उसके लिए हो,
उस तरह की जो चीज़ें हैं, इनएनिमेट कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी बीमारी को ट्रांसमिट करने का ज़रिया बनता है, उसको हम कहते हैं वैकिल बोन, यानी कि गैर जानदार चीज़। इसमें पानी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, फूड का मैंने एग्जांपल दिया, और दूध का एग्जांपल दिया, और इसके अलावा कुछ भी चीज़ें हो सकती है, खाने पीने की, आइसक्रीम हो सकती है। इन चीज़ों के ज़रिए से वो जो चीज़ें ट्रांसमिट होती हैं उसको हम कहते हैं वैकिल रूट या वैकिल मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन में, वो है वेक्टर रूट। किसी भी वेक्टर के ज़रिए, यानी किसी भी आर्थ्रोपोड के ज़रिए से जब कोई बीमारी ट्रांसमिट होने की सलाहियत रखती है, तो उस तरह के ट्रांसमिशन को हम कहते हैं वेक्टर बॉर्न या वेक्टर रूट ऑफ ट्रांसमिशन। अब वेक्टर के ज़रिए यानी किसी मक्खी मच्छर के ज़रिए से जो आर्थ्रोपोड के ज़रिए ट्रांसमिशन होता है, वो कई तरह से हो सकता है। उसके अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। उसमें पहला है कि मैकेनिकली, मक्खी किसी भी पैथोजन को एक जगह से उठाकर अपने पैरों के ज़रिए से और दूसरी जगह ट्रांसमिट कर देती है, दूसरे जगह जाकर रख देती है। इसको मैकेनिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। दूसरा है इसका बाइटिंग। बाइटिंग के ज़रिए से कोई भी आर्थ्रोपोड स्किन के थ्रू इनोकुलेट करता है उस पैथोजन को और डिजीज़ ट्रांसमिट कर सकता है। तीसरा है इसमें डिफिकेशन, कि वो डिफिकेट कर दे जो वेक्टर है, स्क्रैच करे उसको, स्किन को, और उस स्किन कांटेक्ट के अंदर के ऊपर डिफिकेट कर दे, और उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाए और ट्रांसमिट हो जाए। तो ये भी इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है। और इसमें जो तीसरा तरीका, कंटामिनेशन ऑफ द एब्रेडेड स्किन, जो स्किन कट फट गई है, ज़ख़म बन गया, उसके वो कंटामिनेट हो जाए किसी वजह से, किसी वेक्टर की वजह से, या वेक्टर उसके ऊपर आकर वो पैथोजन छोड़ दे उसके ज़ख़म पर, तो वो भी इसका वेक्टर रूट कहलाएगा। और बायोलॉजिकल एक रूट है इसका। जब वेक्टर एक लेवल से दूसरे लेवल पर ट्रांसमिट होता है, मतलब क्या है इसका, मल्टीप्लाई करता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, तो वो क्या करता है, वो वेक्टर के अंदर ही एक स्टेज से दूसरी स्टेज में ट्रांसमिट हो जाता है। लार्वल स्टेज से नेक्स्ट स्टेज में चला जाए या एडल्टहुड में आ जाए, उस तरह की स्टेज को हम कहते हैं बायोलॉजिकल रूट ऑफ ट्रांसमिशन। तो इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन में पहला है वैकिल बोर्न और दूसरा है वेक्टर बोर्न। वेक्टर बोर्न में अलग अलग हो सकते हैं, चाहे वो मैकेनिकल ट्रांसफ़र कर सकता है, चाहे वो बाइटिंग के ज़रिए से कर सकता है, चाहे वो बायोलॉजिकली कर सकता है, चाहे वो डिफिकेशन के ज़रिए कर सकता है, चाहे वो कंटामिनेशन एब्रेडेड स्किन के थ्रू से कर सकता है। तो ये वेक्टर अलग अलग तरीके से ट्रांसमिट कर सकता है। जो इसमें तीसरा पार्ट है वो है एयरबॉर्न या एयर रूट ऑफ ट्रांसमिशन, जो इनडायरेक्ट है। अब इसमें एक चीज़ जो समझने की है वो है कि जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और एयरबोर्न इन्फेक्शन में उसमें फ़र्क क्या है। तो मैंने बताया ड्रॉपलेट मोड ऑफ इन्फेक्शन जो है वो डायरेक्ट है, मतलब उसमें डायरेक्ट जो ज़र्रात हैं थूक के या रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस हैं, बात करते वक्त, खांसते वक्त, छींकते वक्त जो निकलते हैं, वो डायरेक्ट ट्रांसमिट हो जाते हैं। इस केस में क्या होता है कि इसमें जो पैथोजन होता है, या तो उसका साइज़ अगर छोटा है, 5 माइक्रोन से अगर छोटा साइज़ है उसकी, लेस देन 5 माइक्रोन, तो उससे ड्रॉपलेट बनती है, बात करने में, खांसने में ड्रॉपलेट निकलती हैं, और ड्रॉपलेट निकलने के बाद एयर में वो सूख जाता है, उसका जो वाटर कंटेंट है वो सूख जाता है, और जो उसका पैथोजन जो है वो फिर फ्री हो जाता है, और वो सेटल डाउन नहीं करता है, एयर स्ट्रीम के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह वो बीमारी ट्रांसमिट करने की सलाहियत रखता है। लेकिन इसमें साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका साइज़ 5 माइक्रोन से कम हो, ऐसे पैथोजन या ऐसी ड्रॉपलेट्स का जो वाटर कंटेंट है वो सूख जाता है, और पैथोजन जो है वो एयर स्ट्रीम के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह एयर के ज़रिए से ट्रांसमिट हो सकता है। लेकिन जिसका साइज़ 5 माइक्रोन से ज़्यादा होता है, वो क्या करता है, वो सेटल डाउन हो जाता है ज़मीन पर, और वो डस्ट में जाके मिल जाता है। अब डस्ट में जाने के बाद वो डस्ट को इन्फेक्टेड कर देता है, और फिर वो डस्ट के थ्रू ट्रांसमिशन कर सकता है। तीसरा जो उसका तरीका है वो है एयर पोल्यूशन का, कि कुछ इस तरह के गैसेस होती हैं या कुछ इस तरह के पोलन ग्रेन्स होते हैं जो हवा के अंदर तैरते रहते हैं,
और वो ह्यूमन उसको इनहेल कर लेता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वो जाकर इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या बीमारी की वजह बनते हैं। तो ये इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो एयर के थ्रू होता है उसके 3 तरीके मैंने बताए। एक है, पहला है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के ज़रिए, लेकिन ये ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई और डायरेक्ट ट्रांसमिशन वाले जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है उसमें फ़र्क है। इसमें ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के अंदर जो साइज़ होगा वो 5 माइक्रोन से छोटा होगा, तो ये इसका जो वाटर कंटेंट है सूख जाएगा और एयर के अंदर ये एयर स्ट्रीम के ज़रिए ट्रांसमिट कर पाएगा। दूसरा जो होगा इसमें वो है इन्फेक्टेड डस्ट, यानी कि 5 माइक्रोन से ज़्यादा, यानी 10 माइक्रोन या उससे ज़्यादा अगर साइज़ होगा तो वो सेटल डाउन हो जाएगा ज़मीन के अंदर और इन डस्ट को इन्फेक्टेड कर देगा और फिर वो इनोकुलेट हो जाएगा ह्यूमन बीइंग के अंदर। जो तीसरा इसमें है वो है एयर पोल्यूशन के ज़रिए। पोल्यूशन का हम समझते हैं कि एयर पोल्यूशन में कोई भी चीज़, गैस मिल जाए या पोलन ग्रेन्स मिल जाए, वो डिजीज़ का सबब बनते हैं। तो ये इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन में पहला हो गया हमारा व्हीकल रूट, दूसरा हो गया वेक्टर रूट और तीसरा हो गया एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। और इसमें चौथा जो है वो है फोमाइट रूट ऑफ ट्रांसमिशन। फोमाइट क्या है? फोमाइट वो तमाम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं जो बीमारी को ट्रांसमिट करने की सलाहियत रखते हैं। मतलब क्या है? तमाम के तमाम वो इनएनिमेट गैर जानदार चीज़ें जिनके अंदर बीमारी को ट्रांसमिट करने की सलाहियत होती है, जैसे कि कॉटन, लिनन, इसके अंदर स्कैबीज़ जो है वो छुप जाती हैं। स्कैबीज़ का जो पैथोजन या स्कैबीज़ का जो कॉज है तो वो फोमाइट होता है और वो ट्रांसमिट कर सकता है, कपड़े के ज़रिए से ट्रांसमिट हो सकता है, कपड़ों में छुप जाता है। और अगर दूसरा इंसान उस कपड़े को यूज़ कर ले, जैसे टावल यूज़ कर ले या कोई हैंकी यूज़ कर ले, तो वो एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसमिट हो सकता है। इसी तरह से रेज़र यूज़ करते हैं, ब्रश यूज़ करते हैं हम, तो इनके ऊपर जो वो पैथोजन है वो सर्वाइव करता है और जैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने का ज़रिया बनता है। तो ये फोमाइट बॉर्न या फोमाइट रूट ऑफ ट्रांसमिशन कहलाता है। फोमाइट क्या है? तमाम के तमाम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हो, कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो बर्तन हो, ब्रश हो, चाहे वो कपड़े हों या फर्नीचर हो, ये तमाम की तमाम चीज़ें फोमाइट कहलाती हैं। और पांचवा जो इसमें है वो अनक्लीन हैंड्स एंड फिंगर्स। इससे भी इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ होता है। फूड कंटामिनेशन इसका एक एग्जांपल है, और टाइफॉइड की बीमारी जो है इससे ही इसी तरह ट्रांसमिट होती है, नाखून के बीच में लगे रह जाते हैं वो। और कई सारे जैसे डायरिया है, डिसेंट्री है, बैक्टीरियल दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो अनक्लीन हैंड और फिंगर के ज़रिए से ही फैलते हैं। तो इसमें 5 रूट ऑफ ट्रांसमिशन है इनडायरेक्ट में। पहला है व्हीकल बॉर्न, दूसरा है वेक्टर बॉर्न, तीसरा है एयरबॉर्न या एयर रूट ऑफ ट्रांसमिशन, चौथा है फोमाइट बॉर्न और पांचवा अनक्लीन हैंड्स एंड फिंगर्स। ये भी इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आता है। इसमें जो तीसरा पार्ट था डायनेमिक्स ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन, वो था ससेप्टिबल होस्ट। तो ससेप्टिबल होस्ट कौन कहलाता है? वो चीज़ें वो होस्ट या वो एनिमल या ह्यूमन बीइंग या सॉइल जिसके अंदर बीमारी को एक्सेप्ट करने की या बीमारी पैदा होने की सलाहियत पाई जाती है। अब ये बीमारी पैदा होने की सलाहियत के लिए किसी भी होस्ट के अंदर एक पोर्टल ऑफ एंट्री होनी चाहिए। 3 चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं। पहली है पोर्टल ऑफ एंट्री, यानी कि होस्ट के अंदर पैथोजन की एंट्री का एक रास्ता होना चाहिए। दूसरा है साइट ऑफ इलेक्शन, यानी कि ऑर्गन या टारगेट ऑर्गन उसके अंदर मौजूद होना चाहिए जिस ऑर्गन को उसको ट्रांसमिट करना है, जिस ऑर्गन को उसको इन्फेक्टेड करना है जाकर। और तीसरा है डिफेंस मैकेनिज्म। जो डिफेंस मैकेनिज्म है होस्ट का वो कमज़ोर होना चाहिए जिसकी वजह से बीमारी लग सके। पहला क्या है? ससेप्टिबल होस्ट के अंदर 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। जब उसके अंदर बीमारी पैदा हो सकती हो तभी हम उसको ससेप्टिबल होस्ट कहते हैं, अदरवाइज वो सिंपली होस्ट कहलाएगा। ससेप्टिबल कब कहलाएगा? जब उसके अंदर 3 सलाहियतें पाई जाएंगी। पहले उसके रूट ऑफ एंट्री हो, दूसरा साइट ऑफ इलेक्शन हो, यानी कि वो ऑर्गन मौजूद हो जिसमें वो जाके इन्फेक्शन होना है, और तीसरा जो उसका डिफेंस मैकेनिज्म है वो वीक होना चाहिए। इसमें एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है पोर्टल ऑफ एंट्री, कि किसी भी होस्ट के अंदर पोर्टल ऑफ एंट्री और पोर्टल ऑफ एग्ज़िट, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी
होस्ट के अंदर पोर्टल ऑफ एग्जिट नहीं है, यानी कि वो बीमारी का जो पैथोजन उसके अंदर जाकर उसने बीमार किया और बीमार करने के बाद वो उस होस्ट से बाहर नहीं निकल सकता है ताकि वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकें, तो उस केस में हम उसको डेड एंड होस्ट कहते हैं, यानी कि वो बीमारी वहीं ख़त्म हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। और अगर उसके अंदर पोर्टल ऑफ एग्जिट भी है तब वो बीमारी को फैला सकता है, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज़ को कम्युनिकेबल डिजीज़ होने के लिए, इन्फेक्शियस डिजीज़ को कम्युनिकेबल डिजीज़ होने के लिए पोर्टल ऑफ एंट्री के साथ साथ पोर्टल ऑफ एग्जिट भी होना चाहिए, यानी कि दाखिले के रास्ते के साथ साथ उस बीमारी के पैथोजन के अंदर उस होस्ट से बाहर निकलने का भी रास्ता होना चाहिए, तब जाके और वो बीमारी को फैला सकता है और वो एटमॉस्फेयर के अंदर सर्वाइव भी कर सकता हो, तब तो बीमारी फैलाएगा। अगर ऐसा नहीं कर सकता, इनके पोर्टल ऑफ एग्जिट नहीं है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, तो फिर वो डेड एंड आएगा, सिर्फ उसी होस्ट के अंदर बीमारी होगी और दूसरे को वो नहीं होगी, जैसा कि रेबीज़ के अंदर होता है। तो रेबीज़ इंसान में जानवर से इंसान के अंदर ट्रांसमिट होती है, लेकिन वो डेड एंड इन्फेक्शन है, वो दूसरे को ट्रांसमिट नहीं कर सकता चूँकि वो होस्ट के अंदर ही वो ख़त्म हो जाता है और डेड एंड होस्ट कहलाता है, वो डेड एंड इन्फेक्शन कहलाता है। तो एक बीमारी को ख़तरनाक होने के लिए उसके अंदर पोर्टल ऑफ एग्जिट भी होना ज़रूरी है। जहाँ तक डिफेंस मैकेनिज़्म की बात है, डिफेंस मैकेनिज़्म के 3 लेवल होते हैं। एक एनाटॉमिकल लेवल होता है जो हमारी स्किन करती है, दूसरा जो लेवल होता है वो केमिकल लेवल होता है जो डिफेंस करता है, यानी कि जो केमिकल लेवल है वो हमारा गैस्ट्रिक जूस जो है उसकी एसिडिटी, ये उसको ख़त्म करने का काम करती है। और तीसरा जो होता है वो है बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकली जो प्रोटेक्शन हमें मिलती है या बायोलॉजिकल जो हमारा होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है वो करता है इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम, तो हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो 3 लेवल पे काम करता है। एक है फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन। फर्स्ट लाइन पे हमारा एनाटॉमिकल है जिसमें स्किन काम करती है, सेकंड लाइन हमारा जीआईटी है और उसके गैस्ट्रिक जूसेस हैं जो एसिडिक नेचर उनका वो काम करता है, और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो हमारा बायोलॉजिकल मैकेनिज्म डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमारी इम्यून सिस्टम अंजाम देता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी।